नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का वेलकम करता हूं अपने चैनल जमीन एक्सपर्ट में। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को जो नोएडा अथॉरिटी के आप प्लॉट्स खरीदते हैं, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के प्लॉट्स खरीदते हैं या रीसेल यूनिट के प्लॉट्स खरीदते हैं, उसके अंदर पेपर के क्या क्या प्रोसेस होते हैं अथॉरिटी प्लॉट्स में, चाहे वो 6% कोटा का लेते हैं या आप जनरल कोटे का लेते हैं, तो उसके बारे में आपको एक बार आइडिया देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी कभी भी कोई भी बुकिंग आप करने जाते हैं तो पहला पेमेंट जो प्रोसेस होता है, जब भी आप एक टोकन अमाउंट देते हैं उसके बाद एक 10% का फिक्स अमाउंट फिक्स होता है, कितने दिन में आपको 10% अमाउंट पे करना है। उसके बाद आपका क्या होता है कि आप अपना आईडी प्रूफ देते हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो भी होता है, और उसके बाद एटीएस क्रिएट किया जाता है, एग्रीमेंट टू सेल होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, पहला हमारा एग्रीमेंट टू सेल क्रिएट होना। नॉर्मली ये 100 रुपीज़ के स्टॉम्प पेपर पे होता है, जो दो एटीएस हम क्रिएट करते हैं, एक एटीएस बैंक को चला जाता है, एक आपके रेफरेंस के लिए होता है। तो पहला पेपर ये हो गया एटीएस जो नोटराइज होता है। सेकंड पेपर हमारा जो होता है, जो भी हम पेमेंट वगैरह करते हैं वो एटीएस के अंदर ही मेंशन होकर दोनों पार्टी को स्कैन करके चली जाती है। अब सेकंड पार्ट आता है हमारा कि एटीएस के बाद क्या नेक्स्ट क्या होगा। तो उसके लिए नेक्स्ट हम क्या डिसाइड करते हैं कि एक पैरेलल देखा जाए तो ये आपका एक कुछ पेपर्स जो होते हैं वो बैंक को भी चले जाते हैं। एटीएस जो ओरिजिनल होता है वो बैंकर लेके जाता है, बैंकर अपना प्रोफाइल का प्रोसेस करता है, उसके अलावा लीगल्स वगैरह वो करता है, वो अलग अलग उसकी फीस होती है। डायरेक्ट कस्टमर एज ए बायर आपको पे करना होता है। अब सेकंड पार्ट आता है कि हमारा एक डेट डिसाइड होता है टीएम का, ट्रांसफर ऑफ मेमोरेंडम, बिकॉज ये लीज होल्ड प्रॉपर्टीज हैं तो टीएम इसके अंदर लगता है। तो टीएम का एक डेट डिसाइड होने के बाद, आई एम टेकिंग एग्जाम्पल कि मान लेते हैं 15 डेज, 20 डेज, 1 मंथ के बाद हमने एक डेट डिसाइड किया कि ये प्रॉपर्टी का टीएम हम करेंगे, ट्रांसफर ऑफ मेमोरेंडम। उसके लिए एक फॉर्म होता है, प्रॉपर नोटराइज एक फॉर्म होता है जो आपको पूरा का पूरा साइन करना होता है, और दोनों पार्टी साइन करती हैं। सेम फॉर्म अथॉरिटी के अंदर जाता है, जो सेलर होता है अथॉरिटी के अंदर जाता है, बायर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बट अगर आप जाना चाहें तो जा सकते हैं। तो वहाँ जाके, और जो सेलर होता है वो जो भी वहाँ के अधिकारी होते हैं, जो भी डेजिग्नेटेड पर्सन होते हैं, उनके सामने ये लिखता है कि मैं होसो हवास में ये प्लॉट इनके नाम से कर रहा हूँ। ये होता है एक प्रोसेस आपका टीएम का, ट्रांसफर ऑफ मेमोरेंडम का। तो देखा जाए तो ये प्रॉपर्टी उनके यहाँ से ट्रांसफर होकर आपके नाम पे आ जाएगा। तो अगर आप ऑनलाइन देखते हैं, जैसे हम लोग देखते हैं ना, प्लॉट नंबर वगैरह डाल के ग्रेटर नोएडा की साइट पे कि ये मेरा प्लॉट है, ये किसका प्लॉट था, तो वो उस जिस दिन टीएम होता है ये उनका नाम हट के आपका नाम हो जाता है। उसके बाद टीएम का एक पेपर हमारे पास आ जाता है, ट्रांसफर ऑफ मेमोरेंडम का। फिर हम नेक्स्ट लेवल जाते हैं रजिस्ट्री के लिए। तो रजिस्ट्री में हम बैंक को इन्फॉर्म करते हैं कि इस डेट हमने रजिस्टर रखा है, और आप ऑनलाइन जाके एक आपको लॉयर की तरफ से एक डिटेल्स आती है, उस पर आप पेमेंट करते हैं और स्टैम्प बाय होता है। टोटल अगर मैं बात करूँ टीएम के जो खर्चे होते हैं 758 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। ये फीस आपको ही पे करना होता है एज ए बायर, जो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की साइट पे जो बीइंग अ कंसल्टेंट हम आपको गाइड करते हैं कैसे करना होता है, प्लस 1000 रुपये प्लस 500 रुपया और होता है, और कुछ और भी नॉमिनल चार्जेस होते हैं। अगर हम रजिस्ट्री की बात करते हैं, जब रजिस्ट्री पर आप जाते हैं उसके पहले प्रोसेस कंप्लीट करने से पहले ये इंपॉर्टेंट है कि आपको 6% टोटल लगता है आपका, अगर देखा जाए तो रजिस्ट्री के चार्जेस। 5% आपका स्टैम्प ड्यूटी जाता है, 1% आपकी कोर्ट की फीस जाती है, और लॉयर का जो फीस होता है वो जाता है। तो ये टोटल प्रोसेस होता है एटीएस, टीएम और आपका रजिस्ट्री। अब इसके अंदर 2-3 चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एटीएस पे डेट सही होना चाहिए, नेम सही होना चाहिए। कई बार हम लोग नेम में स्पेलिंग गलत कर लेते हैं। उसी तरह हमारा टीएम जब फॉर्म फिलअप हो जाए तो अपने कंसल्टेंट से बोलिए कि मुझे आप फॉर्म भेजो, मैं एक बार नेम का स्पेलिंग चेक करना चाहता हूँ, क्योंकि एक बार ये फॉर्म चला गया, टीएम बन गया, तो फिर वो चेंज करना इज वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस जो होता है। दूसरा ये हो गया। तीसरा आपका जो है, जैसे ही टीएम होगा तो ऑनलाइन आप नाम वगैरह अपना चेक कर सकते हैं उस प्लॉट पे जाके। लास्ट है रजिस्ट्री का। तो रजिस्ट्री से पहले सॉफ्ट कॉपी आपके पास आनी चाहिए लॉयर के थ्रू, उस डिटेल्स को फिल करके उसको आप एक बार गो थ्रू कीजिए, क्या क्या डिटेल्स उस पर लिखा हुआ है, नाम की स्पेलिंग वगैरह सही होनी चाहिए, और जब ओके कीजिए फिर वो प्रिंट होना चाहिए, क्योंकि एक बार वो स्टैम्प प्रिंट हो जाता है तो फिर दोबारा प्रिंट करना इज वेरी डिफिकल्ट। तो ये सारे प्रोसेस का आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे आता है कि जो ओरिजिनल पेपर होता है, जो सेलर होता है, जिस दिन आपकी रजिस्ट्री होती है, अगर बैंक से आप लोन ले रहे हैं तो बैंकर वहाँ पे आएगा, और जो डीडी का अमाउंट होता है, डीडी होता है वो बैंकर सेलर को देता है, और उससे पूरी की पूरी फाइल लेके जाता है। सारा ओरिजिनल पेपर बैंकर लेके चला जाएगा। अगर यहाँ पे आपकी जो प्रॉपर्टी है वो अगर लोन पे नहीं है, तो आप ऑनर हैं, तो आपको सारा का सारा पेपर चेक करना चाहिए लेने से पहले। जो भी पेपर्स की डिटेल्स है उसका मैं नेक्स्ट उसमें आपको फिर से कवर करूँगा। फिर भी थोड़ा सा एक आइडिया देता हूँ आपको। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपका लीज प्लान आपके पास होना चाहिए, अलॉटमेंट लेटर होना चाहिए, पोजीशन लेटर, ये 3 पेपर, प्लस लीज डीड होना चाहिए अगर किसान से आप ले रहे हैं, कि पहला अगर अलॉटी वही है तो लीज डीड होना चाहिए। लीज डीड के बाद
इस वाले प्रोसेस में टीएम नहीं होता है उनका। लेकिन अगर किसी सेकंड सेलर से आप लेते हैं तो टीएम की भी कॉपी उसके साथ ओरिजिनल चाहिए, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल होते हैं। बैंक के केस में बैंक चेक करके बैंक लेके चला जाएगा, और जिस दिन आप लोन का पूरा पेमेंट करेंगे तो वो फाइल आपके पास आ जाएगी। और दूसरे केस में क्या होता है कि अगर आप खुद ही कर रहे हैं, कोई लोन नहीं ले रहे हैं, तो आप सारी फाइलों का पूरा स्टेप बाय स्टेप चेक कीजिए। आपको कोई भी डिटेल्स है, कोई भी अगर आपको एडवाइस चाहिए, आपको समझना है कुछ भी, तो आप हमारी टीम को हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 9560709625। जमीन एक्सपर्ट का एक ही सपना, सबका घर अपना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल। काइंडली रेफर दिस चैनल टू योर फ्रेंड्स रिलेटिव सो दैट कि वो मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें।